और 6 साल पहले इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ गया। अब इनकी मां खेतों में मजदूरी करके 250 रुपए कमा के इनका पालन पोषण कर रहे। एक बेटा अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो वो परतापुर जाके इलेक्ट्रीशियन का काम करके इस परिवार को इज्जत की जिंदगी मिल जाए, क्योंकि घर में एक छोटी बहन भी उसका प्रयास कर रहा था। फिर ये घटना घटी। देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई चलो एक व्यक्ति चला गया, लेकिन व्यक्ति एक नहीं गया। आकाश छोटे हैं, अभी घर में एक छोटी बिटिया है, बीमार मां है। अब इस परिवार का क्या होगा? हम सब लोग आए हैं, कुछ में गुस्सा भी होगा कि भाई ऐसा क्यों हो गया, क्यों हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? पीड़ा भी होगी, कुछ के अंदर आक्रोश होगा कि भाई हम खुद ही निमट लेते हैं, लेकिन ये समस्या का हल नहीं। अगर खुद के निमटने से, गुस्सा करने से सारी बात हल हो जाती तो ये तो फैसले बहुत दिन पहले हो जाया करते। हम संविधानवादी देश में हैं, जहां संविधान हमें अधिकार भी देता है और हमारे कर्तव्य भी सुनिश्चित करता है। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे जो छोड़ जाता है, और वो जैसा मैंने कहा कि 10 दिन बड़ा परिवार, आसपास के लोग 20 दिन, महीने, 2 महीने रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और कल उस मां को खेतों में काम करके बीमारी की अवस्था में अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान ना होना पड़े। लेकिन ये बुरा है कि जो सरकारें हमसे बहुत सारे वादे करती हैं, जब उनके चुनावी भाषण हम लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये सरकार बनी तो हमारी सारी परेशानियां खत्म। किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, हर वर्ग की सरकारें आजादी के बाद से अब तक बनती भी रही, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव नहीं हुआ। आप उदाहरण के तौर पे अपना गांव देखना, मैं इस बात को बहुत जगह कहता हूं, इसी गांव को जाते हुए आप लोग भी देखना, आपको इस गांव में 20-30% मकान ऐसे मिलेंगे जिन पे प्लास्टर नहीं होगा। और ये मकान उनको देख के आपको लग जाएगा कि अभी के 5, 7, 10 साल के अंदर बने। उससे पहले वो कच्चे मकानों में पता नहीं कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे थे। क्योंकि ये दुख का विषय है, तो बहुत चुनावी बात तो नहीं मैं करने वाला, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज हमें इस परिवार के साथ खड़े होना है। और सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होना कि ये हमारी जाति के हैं या हमारे पड़ोस के हैं या हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए खड़े होना कि इनके परिवार के साथ अन्याय हुआ। और सिर्फ एक जाति को नहीं, हर उस व्यक्ति को इनके साथ खड़ा होना चाहिए जो इंसानियत को मानता है, जो ये मानता है कि इनके साथ गलत हुआ है और जो चाहता है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। जिन लोगों ने किया, उस समाज से भी मेरी ये प्रार्थना है कि उनको भी अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता होगा कि अपराध करने के बाद अब उनके बच्चों को क्या भुगतना पड़ेगा। आजकल माँ बाप का अंकुश कम हो गया, बड़ों की बात मानना बंद हो गया। चाचा ताऊ को कोई कुछ समझता नहीं, माँ बाप को नहीं कुछ समझता, चाचा ताऊ क्या बेचते हैं, गांव के आसपास के अड़ोस पड़ोस के बड़े क्या बेचते हैं, उनको तो कोई कुछ समझता ही नहीं। ये जो बदलाव हुआ है पिछले 15-20 सालों में, इसका खामियाजा भी समाज को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि गरीब पे अत्याचार करते हुए अमीर ये सोचता नहीं ताकतवर कि भाई क्या होगा, क्योंकि उसको लगता है गरीब पे अत्याचार करना उसका हक। मगर मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, पहले ये रोज होते थे, हर दूसरे दिन हम लोग अखबार में पढ़ते थे, टीवी में सुनते थे, तीसरे दिन सुनते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों में इसमें कमी आई है। अब अगर कहीं कुछ होता है तो लोग भी जाते हैं, बात भी खड़ी होती है। क्या 10 साल पहले ऐसे इकट्ठे होते थे किसी के जाने आने पे? बता, नहीं होते थे ना। एक बड़ा बदलाव हुआ है, समाज ने आपस में एकजुट होना शुरू किया और भाईचारा भी बना। ऐसा नहीं कि भाईचारा नहीं बना। आज यहां मैं नहीं कह सकता किस किस जाति के लोग नहीं होंगे। यहाँ जाट समाज के भी लोग होंगे, यहाँ गुजर समाज के भी होंगे, सैनी समाज के भी होंगे, पाल समाज के भी होंगे, यहाँ मुस्लिम समाज के भी होंगे, या अन्य अन्य समाज के भी होंगे।
तो आज ये सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये नहीं चाहते इस तरह की हिंसा हमारे क्षेत्र में बढ़े। लेकिन ये भी एक सवाल है कि जब अच्छे अधिकारी नहीं होंगे और उनका व्यवहार जनता के प्रति अच्छा नहीं होगा तो इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ेगा। जब अधिकारी अपना जमीर बेच के और चंद पैसों में अपराधियों को संरक्षण देंगे तो इसका खामियाजा भी गरीबों को भुगतना पड़ेगा। जब अपराधी जनता से गुलामों जैसा व्यवहार करेंगे और जनता को पैरों की जूती समझेंगे तो इसका खामियाजा भी जनता को भुगतना पड़ेगा। और ये अधिकारी इसलिए बेलगाम हो गए हैं क्योंकि इनको लगता है कि जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या कर लेगी, उल्टा कोई बोलेगा इनके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। जैसे एक अधिकारी के बारे में पता लगा कि वो थाने में उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ 307 का मुकदमा लिख दूंगा, लिख दिया जाए मुकदमा। ये व्यवहार ठीक नहीं है। ये व्यवहार किसी भी कीमत पर सीओ साहब ठीक नहीं है। ऐसे व्यवहार की अपेक्षा हम लोग पुलिस से नहीं करते और कोई पीड़ित नहीं करता इस व्यवहार की अपेक्षा कि वो थाने में जाए और थाने बैठा जज को कहे कि तेरे खिलाफ ही मुकदमा लिख दूंगा। ये व्यवहार की अपेक्षा हम नहीं करते और हमारे लोग हिंसा से कोसों दूर रहते हैं। नहीं लोग हमारे लोग हिंसा का हिस्सा बनते क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हिंसा होगी तो हमारा ही नुकसान होगा, मरेंगे भी हम और कार्रवाई भी हम पे होगी और हो सकता है मरने के बाद हमारे परिवारों को वो सब चीजें झेलना पड़े। इसलिए हम नहीं करते ऐसी हिंसा, हम नहीं हिंसा का साथ देते, हम नहीं करते किसी में हमला। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करें और नहीं बदलाव करेंगे तो ये याद रखना सरकारें आती जाती रहेंगी और ऐसा नहीं कि हम सड़क पे ही रहेंगे। एक साल पहले बहुत अधिकारी हमसे कहते थे कि क्या चंद्रशेखर अभी तो बहुत समय लगेगा। मैं कहता था कि जिस दिन समाज मेरे साथ खड़ा होगा उस दिन देखना बदलाव हो जाए। और एक साल में देखो बात कहां से कहां चली गई है। जो सड़कों पे था उसको समाज ने, इस तमाम गरीब समाज ने दिल्ली भेज दिया है। और याद रखना अगर इनका हाथ ऐसे ही मेरे सर पे रहा मौका तो यहां मीरापुर में भी कोशिश की थी हमारे लोगों ने। मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का कि आपने भरोसा दिखाया हम लोगों के ऊपर। कोशिश तो इन्होंने यहां भी की थी, वरना वो कोशिश कामयाब होती तो असेंबली में हमारी आवाज होती है। हम असेंबली में पूछते कि ऐसे अधिकारी कुर्सी पर क्यों बैठे, आप मेरी बात पे याद रखना। लेकिन पूछेंगे हम पार्लियामेंट में भी कैसे निकम्मे अधिकारियों का कुर्सी बैठने का क्या मतलब बैठता है, जो तनख्वाह तो समाज गरीबों से लेते हैं और काम अमीरों का करते हैं, काम नेताओं करते हैं, काम पैसे वालों करते हैं। ऐसे क्या जरूरत है कुर्सी पर। इस व्यवहार को तब्दील नहीं करोगे तो लिखा जाएगा नाम आपका। और जब बदलेंगे सरकारें मौका मिलेंगी तो ऐसा रगड़ेंगे कि आपको ये रगड़ाई जो है बहुत दिनों तक याद रहेगी। और ये रगड़ाई इसलिए याद रहेगी, इसलिए नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि आपने कुर्सी पे बैठ के काम नहीं किया उन लोगों का जिनके लिए आपको कुर्सी पे बिठाया गया। अब ये मत समझना कि अनाथ है, अब ये मत समझना इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गलत फहमी दिमाग से निकाल कर रखना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग, बिल्कुल मत समझना। जो अच्छे अधिकारी होंगे उनका हम सम्मान करें। और आप जानते हैं पुलिस की जितनी मदद मैं करता हूंगा, इनके साथ परेशानी 8-8 घंटे की ड्यूटी की जगह 24-24 घंटे ड्यूटी, 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती। मैं अकेला आदमी था जिसने पार्लियामेंट में आवाज उठा के और एक रिपोर्ट बन रही है अब कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने एहसान नहीं किया, मैंने अपनी ड्यूटी की। लेकिन पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है कि वो एक लाठी सबको हाँकना चाहते हैं। ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, ये नाराजगी है मेरी पुलिस से। अच्छे अधिकारी भी हैं, मैं मानता हूं यहाँ अच्छे अधिकारी, और मैं मानता हूं अच्छे अधिकारी को रहते कार्रवाई भी होगी। लेकिन कार्रवाई में न्याय में देरी भी न्याय को अवरुद्ध करने का काम होता है, न्याय को रोकने का काम होता है। न्याय करने से ज्यादा न्याय दिखना भी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के पुलिस और प्रशासन के लोगों से कहूंगा ऐसा व्यवहार मत करो। इसलिए मत करो कि सोचो कल किसी आपके साथ हो जाएगा तो आप नहीं सह पाओगे, आप नहीं सह पाओगे। अगर आपके बच्चे के साथ हो जाएगा, आपके भतीजे के साथ हो जाएगा, हम तो हर आदमी को, इंसान को अपना परिवार में, आप नहीं सह पाओगे। आप पिस्टल निकाल के घूमने लग जाओगे कि मैं इनको देख लूंगा, वो कर लूंगा, आप नहीं सह पाओगे। हमें सहने की आदत है, हमने सहा, हमें आदत है, हम लंबे समय सहते आ रहे हैं इसलिए हमें आदत है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको आदत बना के बैठे हैं। हम इसलिए करते हैं कि ठीक है कानून व्यवस्था सही रहनी चाहिए, वरना आप देखो, ए बेटे बैठ जा, हम जा, बैठ जा और बटन बंद कर ले, हवा ना लग जाए। हवा भी लग जाती है, हवा चल रही है ठंडी। इंसाफ अगर मांगने से मिलता तो सबको मिल जाता।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब उसकी तरफ मत ध्यान दो। आप देखो ये कितने लोग हैं, अगर ये सड़क पर निकल जाएं तो क्या कानून व्यवस्था ठीक रह सकती है? आप देखो। और ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं। मैं यहां खड़े होकर चैलेंज करके कहता हूं कि अगर यहां खड़े होकर एक आवाज दे कहूंगा कि आओ अपने गांव के बाहर आ जाओ, तो आप नहीं संभाल पाओगे। आपको एहसास नहीं है। अगर हम शासन सत्ता में नहीं है तो आप मत समझो कि हम कमजोर हैं। आप ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं गरीबों के साथ। याद रखना मेरी बात को। यहां खड़े होकर कहूंगा, चैलेंज करके कह रहा हूं, जिसको गलतफहमी हो निकाल लो और आओ सामने और कहो कि दिखाओ तो कोई यहां से और बिजनौर से लेकर दिल्ली तक अगर आपको नहीं दिखाया कि आप कितनी शक्ति रखते हैं, तब बताना आप नहीं जानते। ये लोकतंत्र और जनता इसमें मालिक है। जनता के हिसाब से चलता है लोकतंत्र। तो समझदारी दिखाओ और मैं तो कोशिश करूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि सारे अधिकारी अच्छे नहीं हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि संयम रखो, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक्शन का अगर रिएक्शन होगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और आप तो मैं आपकी समझदारी की दाद देता हूं कि आपने नौजवान बच्चा चला गया, आपने हिम्मत दिखा के दर्द को पीने का काम किया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये लड़ाई आज खत्म नहीं हो रही है। ये लड़ाई चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। और मैं आकाश को भी कहना चाहता हूं, उसके कंधों की जिम्मेदारी आ गई है। घर में छोटी बहन है, उसके सम्मान की रक्षा करते हुए उसको अपने पैरों पर खड़ा करना, बूढ़ी मां का भी ख्याल रखना है। तो मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा, जो मेरा नेचर है और जिसको मैं कहता हूं कि ये होना चाहिए, कि हमें समाज का हाथ पकड़ के रखना चाहिए, गरीबों का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। मैं आपको तो याद है बाबू जी, बागपत अभी तो 2 ही दिन बीते। इस परिवार की कुछ मांगे हैं, वो भी मैं पढ़ देता हूं। मगर मैं जानता हूं कि जैसा मैं पढ़ दूंगा वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोग सुन लेंगे। बाकी पूरी तो ये तभी होंगे जब शासन शक्ति चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होगी। उससे पहले तो पूरी नहीं हो सकती, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। इतना तो न्यायप्रिय नहीं है कोई। ये तभी पूरी होंगी जब ताकत हमारे हाथ में होगी। फिर तो हिंसा ही नहीं कर सकता कोई। हम चैलेंज करके कहते हैं, जिसके अंदर घमंड हो, जो कहता हूं मैं ताकतवर हूं, जो कहता हमारी बांधी बनती खोली खुलती, जब हम पे ताकत होगी तो कर लेना, हम देख लेंगे। जो जैसा अपने आप को तुरंखा समझता हो उससे भी मिलेंगे। तो मैं परिवार की जो मांगे हैं, परिवार की नहीं समाज की मांगे हैं। पढ़ूं भाई? हाथ उठा के बताओ, पढ़ूं? ठीक है। पहली मांग ये है कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। एक सम्मानित अधिकारी हमारे यहाँ सीओ साहब जो आईओबी खड़े हैं, कितने दिन में करेंगे गिरफ्तारी बताइए? ये तुम लोग चुप रहो। तुम कहो तो मैं रख दूं माइक। तुम लोग बात करना चाहते हो? शांत हो जाओ। बताओ सीओ साहब। हम लोग जितना जल्दी कोशिश कर रहे हैं। समय थोड़ा समय पर टारगेट करके बताओ। 10 दिन दिए आपको। 10 दिन तक फोन नहीं करेंगे, वादा कर रहे हैं आपसे। 10 दिन आपके, 11वां दिन हमारा। हम भी कोशिश करेंगे ऐसी स्थिति में। हाँ, 10 दिन में आप सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज। पहली बार मैं ये भी नहीं कहता आपके निर्दोषों को भेज दो। मैं इस बात समर्थन नहीं करता। आप लोग समर्थन करते हो? हमारे लोग इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं। हम नहीं चाहते किसी को निर्दोष को, लेकिन कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी। जो दोषी नहीं भी दिख रहा है और आपकी नजर जानकारी में आ गया कि वो दोषी है, तो उसको उस मामले में ऐड करके उसको उस पर कार्रवाई करना ही आपकी जिम्मेदारी। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगा, ऐसा मुझे विश्वास। दूसरा, हमारे लोगों के खिलाफ यहां मुकदमे दर्ज हुए। मैं उस समय की घटना की उसको समझता हूं और आप, मेरा अनुभव है, ये तो कुछ नहीं, सामने से गोली चल के और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती जब किसी का मरता। ये बड़ा तकलीफ है। मैं इसमें भी आपसे अपील करूंगा कि इस मामले का भी आप लोग संज्ञान लें। और हमारी तरफ से आपसे प्रार्थना है कि समय परिस्थितियां थी, बहुत नुकसान नहीं हुआ है, उसी नुकसान के आधार पर कार्रवाई की जाए। ऐसा ना किया जाए कि जिसमें समाज में जो असंतोष पैदा हो जाए, वो अच्छा नहीं। क्योंकि मैं इसका एक प्रथम पहलू भी कह देता हूं कि अगर आपकी पुलिस तत्पर होती और अगर आपके थाना अध्यक्ष से लेके थाने के लोग, क्योंकि जो कुछ होता है पुलिस की निगरानी में होता है, यहां अगर एक
मोटरसाइकिल